नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो लोग भी नए आए हों वो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? जल्दी से बताइए, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी शाह वंश। जल्दी से बताइए, खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा सी सैयद वंश। खिज्र खां जो था दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां जो था वह सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खान ने क्या किया था? इन्होंने मंगोल आक्रमणकारी जो था तैमूर, उसको सहयोग प्रदान किया था। जब खिज्र खान ने तैमूर को सहयोग प्रदान किया था तो तैमूर ने उसके बदले में, सहयोग प्रदान करने के बदले में तैमूर ने खिज्र खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। सहयोग करने के स्वरूप या सहयोग प्रदान करने के बाद तैमूर ने लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो खिज्र खान था वह कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि वह रैयत आला की उपाधि धारण किया था। इस प्रश्न में जरूर ध्यान दीजिएगा कि खिज्र खान ऐसा था जिसने कि कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण ही नहीं किया, वह रैयत आला की उपाधि धारण किया था। तो यहाँ पे खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद वंश से था। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय। जल्दी से बताइए, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था आदि ग्रंथ की संकलना? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। और जो गुरु अर्जुन देव थे वह सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ध्यान दीजिएगा, किसने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो जल्दी से बताइए कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ध्यान दीजिए, किसने कहा था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ध्यान सुनिए, 4 जून 1944 को, कब? 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया और उस संदेश में प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ध्यान सुनिए, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से, कहाँ से? सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और ध्यान सुनिए, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो राष्ट्रपिता कौन कहा था पहले? राष्ट्रपिता जो पहले सबसे कहा था वह थे सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा कौन सबसे पहले कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
अब बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे स्थापना किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना? तो कोलकाता में किया गया था। अगर कोई आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो तुरंत बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, हमेशा रिपीट होता है। अभी पिछली बार जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें भी ये प्रश्न था। तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। अब जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे, पिछला प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, तो उन्हें इसका आंसर पता होगा कि इसका उत्तर क्या है। अब जो लोग नहीं देखे होंगे या जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको नहीं पता हो चलेगा कि वह कौन सा व्यक्ति थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो चलिए बता देते हैं आप लोग सभी को कि बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ध्यान दीजिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 12 अक्टूबर 1930 को। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 7 सितंबर 1931 तक। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वह हुआ था 17 नवंबर 1932 को। कुछ समझ में आया? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो महात्मा गांधी जी थे वह सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहले न तीसरे, दोनों में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वह भी महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, अपने मन से नहीं गए थे। कांग्रेस जो थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी उसके प्रतिनिधि बन के गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिया था। और पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। ऑप्शन ए मकर रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन सी कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो जल्दी से बताइए प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है?
अब बताइए कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्य है। जल्दी से बताइए, भारत भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाए, कौन सा पहले होगा ऑप्शन। ऑप्शन 4 दिया गया है, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, विंध्य। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी अरावली। क्या होगा, अरावली। अरावली जो है, अरावली की पहाड़ियाँ जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। अरावली पर्वत जो है यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और ध्यान दीजिए, अरावली पर्वत जो है उसके पश्चिम की ओर माही नदी और लूनी नदी निकलती है। अरावली पर्वत के पश्चिम की तरफ माही नदी और लूनी नदी निकलती है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। अब आपको बताना है कि कर्क रेखा निम्नलिखित से किन राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। जल्दी से बताइए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो जल्दी से बताइए। तो ध्यान दीजिए, जो कर्क रेखा है वह भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम कुल 8 राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन सा है उसमें है, आपका है गुजरात, 1 नंबर हो गया आपका। मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी नहीं है, झारखंड है, त्रिपुरा भी नहीं है, मिजोरम है। तो कौन सा नहीं है, असम से नहीं जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला आपका गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा पश्चिम बंगाल, छठा झारखंड, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। कुल 8 राज्य हो गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए पीली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी से, ऑप्शन सी एक द्वीप से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। टेरा रोसा क्या होता है। ये टेरा रोसा का तात्पर्य जो होता है वह लाल मिट्टी से है। किससे है, लाल मिट्टी से। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। ये ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यह समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है या क्या है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 6 है। तो जल्दी से बताइए दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, उनकी कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जो विश्व को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो भारत का जो समय निर्धारित होता है, टाइम जो निर्धारण होता है वह होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही यहाँ पे होगा कि दुनिया को 24
समय क्षेत्रों में बांटा गया है या टाइम जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? अब बताना है निम्न से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम सहकारी संस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ग्राम सहकारी संस्था नहीं है। ग्राम पंचायती में आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत आता है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था नहीं आता है। और चीज़ जानिए कि भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कब दर्जा दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वह पंचायती राज संस्था में नहीं शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गलती ना कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मूल अधिकार। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है सी प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसको माना गया है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है। इसे किस लिए माना जाता है? क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित होता है। जितना संविधान लिखा गया है उसका जो मूल है वो प्रस्तावना में निहित होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। जल्दी से बताइए आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक समीक्षा कहिए या इकोनॉमी सर्वे कहिए, तो यह जो प्रकाशित होता है वह होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? ऑप्शन ए रेखी समिति, ऑप्शन बी एस तेंदुलकर समिति, ऑप्शन सी शाह समिति, ऑप्शन डी जे ईरानी समिति। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने के लिए गठित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी एस तेंदुलकर समिति। कौन सा ऑप्शन सही है? एस तेंदुलकर समिति। एस तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो पहली जनगणना शुरू हुई थी वह हुई थी 1872 में। ऑप्शन बी सही है होगा। भारत में जो पहली जनगणना शुरुआत हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, 1872 में हुई थी। और भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है वह 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जब भारत में पहली जनगणना शुरू हुई थी तो उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। जब भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में तो उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। तो यहाँ पे भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। अगला प्रश्न है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक सीधा उल्टा, ऑप्शन डी अवास्तविक उल्टा छोटा। तो जल्दी से बताइए रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सही होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है।
क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, टर्मिनल डॉपलर रेडार जिसे TDR कहते हैं किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है TDR या टर्मिनल डॉपलर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए मौसम की भविष्यवाणी के लिए, ऑप्शन बी खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, ऑप्शन सी भूकंप का मापांकन के लिए, ऑप्शन डी गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए। तो जल्दी से बताइए कि टर्मिनल डॉपलर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने के लिए टर्मिनल डॉपलर या TDR का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप का मापांकन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए या गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमस, ऑप्शन बी है जैटविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी मोसले। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक महोदय जी ने किया था। ऑप्शन बी सही है। जो न्यूट्रॉन होता है वह आवेश रहित मूलकण होता है। क्या होता है? आवेश रहित मूलकण होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कमी से क्वासियुरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। कमी से क्वासियुरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कमी से, या प्रोटीन की कमी से, या खनिज पदार्थ की कमी से, या वसा की कमी से। तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन की कमी से। क्या? प्रोटीन की कमी से क्वासियुरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? या कह सकते हैं कि इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से बताइए कौन सा रोग होता है। तो पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी एनीमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग उत्पन्न होता है या रोग होता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। ए पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी घड़ियाल परियोजना से, ऑप्शन डी पादप प्रजनन से। तो जल्दी से बताइए चिपको आंदोलन संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा पादप संरक्षण से। ऑप्शन ए सही है। जो चिपको आंदोलन था यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में 26 मार्च 1973 को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वनों की कटाई को रोकना था। और इसमें होता क्या था कि जो महिलाएं थी जो इस आंदोलन से जुड़ी थी वह क्या करती थी कि वह पेड़ों से चिपक जाती थी और पेड़ को नहीं काटने देती थी। तो चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। ऑप्शन ए सही है। आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।